वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जब लेक्चर देख रहा है उसके अकॉर्डिंग, दिस इज अंकिता अरोरा बैक विद डायरेक्ट टेक्स्ट सेकंड पार्ट फॉर यू दैट इज रिलेटेड to your advanced text. Advanced text being a simple chapter, it is being, in fact, it is not even a lengthy chapter. However, many students find it difficult when it comes to calculation of interest in it. I have no idea why you find this so difficult, but let us do this concept very easily in a flow, that is with logical flow. बहुत सिंपल तरीके से हम सिर्फ क्या करते जाएंगे, एज इन स्टोरी फॉर्म में इसे समझते जाएंगे, एंड यू विल फाइंड एट द एंड ऑफ द लेक्चर दैट ओके, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, इट्स नॉट कंफ्यूजिंग, एंड सबसे अच्छी बात ये कि वी विल try to register the concept in a long term memory. We will try to register the concept in long term memory. Because देखो, मेरा मानना ये है, instead of mugging up, instead of just learning things for some time, like कुछ टाइम के लिए आप लर्न करो, उससे अच्छा तो ये होता है कि आप क्या करो, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, और अच्छे से समझने के बाद उसे ऑल टाइम कॉन्सेप्चुअली समझ लोगे तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रजिस्टर हो जाएगा. उसके बाद आपको इनफैक्ट कुछ समय बाद भी आप उठाओगे, चाहे वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने हो, लेकिन यू विल नो द कॉन्सेप्ट एंड दैट इज इट. उसके अलावा आपको चाहिए क्या जीवन में? अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो बाकी चीज़ें तो एलिमेंट्री हो जाती है. ठीक है, चलें आगे बढ़े. यस मैम, बिल्कुल बढ़ते हैं. एंड लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर, एंड दिस इज पार्ट 2 रिलेटेड टू इंटरेस्ट. अब लॉजिकल फ्लो में आप बस समझते जाना जो मैं कह रही हूँ. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इन अ लॉजिकल फ्लो. ओके, सिर्फ आप समझते जाना, आपको अभी कुछ दिमाग नहीं लगाना है. एट द एंड ऑफ द चैप्टर यू विल रियली फाइंड इट कि चलो हो गया, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल डन है. ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. किसका एग्जाम्पल लेते हैं हम एक एसएससी लेते हैं. हम क्या करते हैं, इन एसएससी को लेते हैं. दिस इज एसएससी ए, इसका नाम है ए, एंड दिस इज एसएससी बी, इनका नाम है बी. ये थोड़े बुद्धू से हैं, ये थोड़े समझदार से हैं. दैट मीन्स ये ज़्यादा बुद्धू हैं और ये कम बुद्धू हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम कि दिस वन इज़ ओके, उसे कुछ नहीं पता, ही इज़ काइंड ऑफ स्टूपिड पर्सन. एंड ये कौन है, ये स्टूपिड तो है लेकिन लेस स्टूपिड है. मैम ऐसा क्यों बोल रहे हो बेचारे एसएससी को? देखो समझाते हैं. सोच कहाँ तक गई इन एसएससी की, समझना. क्या सोचते हैं ये कहते हैं, सुनना क्या कहते हैं कि in order to avoid the tax, in order to make tax evasion, what can we do? इनका सोचना है हम सबसे पहले तो टैक्स अवॉइड कैसे करें, नहीं भरना. भाई गवर्नमेंट को हम इतनी मेहनत करें, हम इतना कमाएं, हम क्यों गवर्नमेंट को टैक्स भरें? तो यहाँ पे एक एसएससी बोलता है बात तो सही है, बात तो भाई बिल्कुल सही है, क्यों गवर्नमेंट को पैसा दे जब मेहनत हम करते, तो टैक्स भरने से क्या सेंस है? तो फिर वो बोलता है देखो मैं एक बात बताऊँ, गवर्नमेंट को कहाँ से पता चलता है, हाउ गवर्नमेंट कम्स टू नो दैट वी आर अर्निंग इनकम? How government comes to know that we are earning income? That is only through return of income. That is only through return of income. And if we do not file return of income, that means government will not come to know that what we are earning. समझ रहे हो इनकी स्टूपिडिटी आप? सो वो बोलता है कि अगर मैंने क्या किया, मैंने रिटर्न ऑफ इनकम ही सबमिट नहीं किया, अगर मैंने रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट नहीं किया तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा कभी भी कि दैट आई हैव अर्न अ लॉट ऑफ इनकम, और जब मैं इतनी इनकम कमा रहा हूँ तो आई वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे द टैक्सेस. तो ये महान ए, जैसा मैंने बोला बुद्धू तो हैं लेकिन ज़्यादा बुद्धू हैं. तो इनकी सोच कहाँ तक गई, इनकी सोच गई हम रिटर्न फाइल ही नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा कि टैक्सेस कितने भरने हैं.
तो यहाँ ये नहीं जानते कि पेन नाम की कोई चीज़ होती है जिसमें आधार भी लिंक है। इनफैक्ट आप अपना इंश्योरेंस प्रीमियम भी भरते हैं तो वहाँ आधार के थ्रू आ जाता है आपने कितना भरा है। इनफैक्ट आप बैंक में पेमेंट भी करते हैं, आप बैंक में डिपॉजिट या विड्रॉल भी करते हैं तो वहाँ भी चीज़ें समझ में आती है। और क्रॉस पार्टी इंफॉर्मेशन अलग ले लेते हैं 133C में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जिनसे इच्छा होती है उनसे इंफॉर्मेशन मंगवाती है, बट ये बेचारे ये सब नहीं जानते तो वो बोलते हैं नॉट फाइलिंग, दिस इज नॉट फाइलिंग ROI। इन्होंने बोला नहीं फाइल करेंगे रिटर्न ऑफ इनकम, लेकिन ये थोड़े कम बुद्धू बोलते हैं क्या, ये दोनों अलग हैं। ये भी सोचने बैठे, बोले देखो रिटर्न ऑफ इनकम में नहीं भरूंगा ऐसा तो नहीं है कि हमें डिपार्टमेंट पकड़ नहीं पाएगी। द सेकेंड पर्सन इज थिंकिंग इफ आई डोंट फाइल रिटर्न ऑफ इनकम दैट विल नॉट बी अ गुड सिचुएशन, बिकॉज इन्हें इतना तो पता है कि पेन इज रजिस्टर्ड, पेन है यहाँ पे, आधार इज लिंक्ड। तो यहाँ ये बोलते हैं what I should do, government under one department has given ड्यू डेट अंडर 139 सबसेक्शन 1। ये कहते हैं 139 सबसेक्शन 1 में ड्यू डेट दे के रखी है डिपार्टमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, CBDT ने ड्यू डेट दी है। What if I file return of income after due date? बिकॉज आफ्टर ड्यू डेट मेरे पास ऑलमोस्ट असेसमेंट ईयर एंड होने तक का टाइम होता है। तो यहाँ पे जो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है वहाँ एंड होने तक का आई हैव द टाइम टू फाइल द बिलेटेड रिटर्न ऑफ इनकम। इसका मतलब इफ़ आई एम अ कंपनी और मुझे 30 सितंबर को टैक्स पे करना चाहिए था, तो अगर मैं इसका ये सपोज करो सितंबर 20 तक पे करना चाहिए था, बट आई कैन पे अप टू March 21 ऑल्सो। दैट मीन्स the tax amount I can utilize, this tax amount I can utilize and this utilization is equals to, आप क्या कर रहे हैं किसी और की मनी अभी यूटिलाइज कर रहे हैं और यूटिलाइज करके अपने पास रख रहे हैं। तो ये ऐसा सोच रहे हैं कि चलो थोड़ा लेट भर देंगे ना, भर तो रहे हैं, गवर्नमेंट को क्या पता चलेगा हम भर तो रहे हैं, लेट भर रहे हैं, पर गवर्नमेंट इनसे समझदार है, ये नहीं जानते। तो यहाँ पे ये बोलते हैं फाइल तो करेंगे रिटर्न, वो तो कोई सेंस ही नहीं है अगर रिटर्न फाइल नहीं किया, बट लेट फाइलिंग करेंगे। हम क्या करेंगे, लेट फाइलिंग करेंगे, पैसा गवर्नमेंट का यूटिलाइज कर लेंगे। ऐसा ये दोनों महाशय ने अलग अलग चीज़ें सोचना स्टार्ट की। लॉजिक यहाँ क्लियर हुआ कि इनकी सोच कहाँ तक गई, ठीक है। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट नोटिस सच काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस, एक्चुअली दिस प्रैक्टिस हैपेंड एंड गवर्नमेंट स्टार्टेड नोटिसिंग दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस एंड गवर्नमेंट केम अप विद अ सेक्शन। गवर्नमेंट दैट इज, गवर्नमेंट में बोल रही हूँ मतलब वो डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, CBDT है, ओके। This department came up with a concept and they introduced one thing. They come up with a concept and they introduced section 234A. They introduced section 234A. According to section 234A, interest would be levied. Interest would be levied. In fact, when you do not file the return and when you file rate return ऑफ इनकम, लेट भी फाइल किया इंटरेस्ट लेंगे, नहीं फाइल किया तो भी इंटरेस्ट लेंगे। लेट फाइल करने पे इंटरेस्ट, क्योंकि आप गवर्नमेंट का पैसा यूटिलाइज कर रहे हो, यू आर यूटिलाइजिंग द मनी ऑफ गवर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस दैट गवर्नमेंट अर्न्स, यू आर यूटिलाइजिंग दैट। सो वेन एवर यू विल पे दैट टैक्सेस यू हैव टू पे इट विथ इंटरेस्ट, यू हैव टू पे इट विथ इंटरेस्ट। तो ये कहानी चली और 234A केम इनटू एग्जिस्टेंस। 234A केम इनटू एग्जिस्टेंस। क्या 234A का एग्जिस्टेंस समझ में आ गया आपको? अगर ये समझ में आ गया तो 234A कभी रटना नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे लॉजिक लोगों का क्या चलता था, गवर्नमेंट क्या लेके आई है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये तो हुआ एक चीज़ जहाँ पे लोगों ने क्या किया, अपना दिमाग चलाना स्टार्ट किया, तो ये फर्स्ट काइंड ऑफ इंटरेस्ट आया। अब हम जाते हैं, अब लोगों का दिमाग क्या यहीं रुक जाएगा? बट ऑब्वियस नो, इंडिया के लोग हैं हम, तो जुगाड़ में बिल्कुल आगे हैं, तो ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ,
ऑलरेडी गवर्नमेंट इज डूइंग व्हाट, ऑलरेडी गवर्नमेंट आपको टाइमिंग दे रही है, आप क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, यू अर्न योर इनकम इन प्रीवियस ईयर एंड यू पे द टैक्सेस इन असेसमेंट ईयर, you pay the taxes in assessment year, you earn the income in previous year, already the government is waiting. And why should government wait for the income that it has already generated? गवर्नमेंट के लिए इनकम क्या है, टैक्सेस है। जब आप प्रीवियस ईयर में इनकम कमाते जा रहे थे, ऑलरेडी गवर्नमेंट का हिस्सा एज एन टैक्स उसमें आता जा रहा था, तो व्हाई शुड गवर्नमेंट वेट फॉर सच टैक्सेस? क्यों गवर्नमेंट वेट करे? पूरा प्रीवियस ईयर एंड होने के बाद आप असेसमेंट ईयर में ड्यू डेट तक पे करेंगे। Why should government will wait? Why? So government came up with a concept that we have understood, that is advance tax. Government come up with a concept of advance tax that you SSC, you have to pay taxes in the year when you earn the income. You have to pay the taxes in the year when you earn इनकम। एंड दिस एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट जब आया तो फिर 2 SSC आए, फिर 2 SSC के अलग अलग दिमाग चले और गवर्नमेंट ने फिर से कुछ चीज़ें लाई। फिर SSC आया, बोला व्हाई शुड आई पे द एडवांस टैक्स? नो, आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू पे द एडवांस टैक्स, आई हैव टाइम। मैं कब तक? 31 जुलाई या फिर 30 सितंबर या फिर 30th ऑफ नवंबर तक जब मैं टैक्स पे कर सकता हूँ, तो व्हाई आई शुड पे एडवांस टैक्स? तो ये बोलते हैं नो, नॉट पेड, नो एडवांस टैक्स पेड, नो नॉट पेड मतलब कोई एडवांस टैक्स पे नहीं किया। और दूसरे आते हैं, दूसरे क्या कहते हैं, ये आइए बोलते पे तो करते हैं लेकिन लेस पे कर दो, एडवांस टैक्स पे भी हो गया थोड़ा बहुत, हमको क्या है? देखो यहाँ पे ये सोचते हैं कि हमें एडवांस टैक्स एस्टिमेटेड इनकम पे करना है। वी आर रिक्वायर्ड टू पे द एडवांस टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड इनकम, एंड व्हेन वी आर रिक्वायर्ड टू पे द एडवांस टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड इनकम, तो हम बोल देंगे हम एस्टिमेट नहीं कर पाए थे कि इनकम कितनी हो गई। हम बोल देंगे, we will say to the department that we were unable to estimate the income that we could have earned and therefore we have paid less tax, and that lesser amount of tax that we have not paid, like हमें 1 लाख पे करना चाहिए था, हमने 20,000 पे किया, 80,000 that we should have paid but we have not paid, we will utilize it and हम उसको क्या करेंगे, जब रिटर्न फाइल करेंगे अलॉन्ग विद दैट वी विल पे इट। तो ऐसा कुछ लोग सोच सकते हैं कि पे द टैक्सेस, पे एडवांस टैक्स बट कम पे कर दो, और हम लोग डिपार्टमेंट को बोलेंगे एस्टिमेशन ऑफ इनकम इतना नहीं कर पाए, हम नहीं पता था कि कितनी इनकम हमको आगे चल के हो जाएगी। तो यहाँ पे आया क्या कि यू हैव पेड द टैक्स बट लेस पेड, एडवांस टैक्स तो पे किया बट लेस पे किया। तो यहाँ पे देन गवर्नमेंट केम अप विद द कॉन्सेप्ट एंड विद द सेक्शन दैट इज 234B, that is 234B, that default in payment of advance tax। अगर एडवांस टैक्स पे करने में गलतियाँ की हैं, डिफॉल्ट किया है, that means you are required to pay the interest, और इंटरेस्ट कितना होगा that we will see further। अभी समझना ये है, रिटर्न फाइल नहीं किया, government came with the concept of 234A। Default in payment of advance tax, it came up with the concept of what? 234B। अब कुछ लोगों का और दिमाग चलता है, बहुत चलता है यार, इंडिया है, इंडिया में दिमाग ना चले तो फिर बात ही क्या। नाउ ये 2 लोग क्या है वार्तालाप कर रहे हैं, वही 2 SSC जो कुछ एक कम बुद्धू है तो दूसरा ज़्यादा बुद्धू है, वन इज स्टूपिड एंड अनदर इज लिटिल बिट मोर स्टूपिड। दोनों की बातचीत चल रही है, बोला देखो गवर्नमेंट केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस, दैट मीन्स रिटर्न ऑफ इनकम का फंडा तो हमारा चल नहीं पाएगा। गवर्नमेंट केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस, दैट मीन्स डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स भी नहीं चल पाएगा। तो ये बोला क्यों नहीं चल पाएगा, देखो क्योंकि अकॉर्डिंग टू 234B, इफ द टैक्स दैट इज असेस्ड बाय यू, द टैक्स दैट इज असेस्ड बाय यू, ठीक है, जितना टैक्स आपने असेस किया, और अगर असेस्ड टैक्स से आप क्या कर रहे हैं, जितना टैक्स आपने क्या किया है, असेस किया है, जितना टैक्स आपने असेस किया है और आप जितना पेमेंट करते हैं, आपको असेस्ड टैक्स का एटलीस्ट 90% पे करना है। बट अगर आपका एक्चुअल पे इज़ लेस देन 90%, इफ एक्चुअल पे इज़ लेस देन 90%, दैट मीन्स
234B विल बी अट्रैक्टेड, ऐसा उसने समझाया, एक दूसरे को समझने, बोले हाँ ये बात तो सही है। तो नाउ वन ऑफ द एसएससी वो कहता है एक काम करते हैं, गवर्नमेंट को असिस्ट टैक्स का 90% हम पे करेंगे, गवर्नमेंट को असिस्ट टैक्स का 90% वी वुड पे, नो डाउट। बट ऐसा कहाँ लिखा है कि 90% 15 जून तक, या फिर आपका 15 सितंबर, 31 दिसंबर, 31 मार्च तक कब पे करना है, ये थोड़ी ना लिखा है। उन्होंने तो बस ये बोला है ना कि पे करना है। तो हम क्या करते हैं, सपोज हमें क्या करना है, 15 जून को अगर पे करना था, कितना, 15 जून को एज एन एडवांस टैक्स हमें 20,000 पे करना था। सपोज 15 सितंबर को 30,000 पे करना था। सपोज 15 दिसंबर को 55,000 वी हैव टू पे, एंड 31 मार्च तक हमें पे करना था। ओवरऑल सपोज कर लो यहाँ और 40,000 पे करना था। तो यहाँ टोटल कितना हुआ, टोटल पेमेंट कितना है, दिस इज 50 एंड 40 90, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या है, ये 50 एंड 40 90 एंड 50, यहाँ आपको कितना पे करना है, इतना लाख आपको पे करना है, राइट। अब क्या हुआ, बोलते पे तो हम कर देंगे, हम क्या है, इतना एडवांस टैक्स है ना, असेस जितना किया हमने, असेस का भले असेसमेंट जितना आ रहा हो, ये सपोज करो ये 90% है, असेस्ड का 90%, तो बोलते हैं हम पे करेंगे, हम बिल्कुल इतना पे करेंगे, लेकिन ऐसा करेंगे, एस्टिमेशन शुरू में कम बताएंगे, एस्टिमेशन ऑफ इनकम शुरू में कम बताएंगे और एकदम से मार्च में ज़्यादा बता देते हैं। उससे क्या होगा, अभी सपोज करो हम पे करते हैं 5,000 यहाँ पे कम इनकम दिखा के, यहाँ पे करते हैं 20,000, यहाँ पे करते हैं 30,000 एंड बैलेंस यहाँ इकट्ठे पे कर देंगे। इतने टाइम तक ये मनी जो है गवर्नमेंट की यूटिलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये प्रैक्टिस भी कहीं ना कहीं स्टार्ट हुई। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हुआ, 211 में स्पेसिफिकली बताया फिर कि एटलीस्ट इतना परसेंट आपको पे करना है। और फिर जैसा कि वहाँ आपने देखा है 15% दिया है, वहाँ पे 45% दिया है पेमेंट, तो दे कम अप, गवर्नमेंट कम अप विद दैट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट कि 15 जून तक एटलीस्ट 15% का टैक्स आपको भरना है, एसएसडी का 45%, इस तरह से देन यहाँ 75% एंड देन 100%, दे कम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। एंड फिर वहाँ पे उन्होंने सिर्फ क्या बोला कि ठीक है एग्जैक्ट 15% तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आपका एस्टिमेशन बिल्कुल सही हो, तो यहाँ 3% का क्या दे दिया, डिफरेंस अलाउ कर दिया। यहाँ कितना 3% का, यहाँ 9% का डिफरेंस अलाउ कर दिया कि ठीक है थोड़ा ऊपर नीचे होगा हमें चलेगा, थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा कि आपने एकदम 15% पे नहीं कर सकते, बट 3% की यहाँ मार्जिन दे दी, यहाँ मार्जिन 36 है तो 36 से 45, दैट मीन्स 9% की मार्जिन दे दी और यहाँ कोई मार्जिन नहीं दी। दैट मीन्स गवर्नमेंट समझती थी कि लोग ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे भी क्या कर दिया, मार्जिन प्रोवाइड कर दी। एंड इफ आपने इस मार्जिन को फॉलो नहीं किया है, दैट इज 3% की मार्जिन, मतलब 12% तक आप भी पे कर रहे हो चलेगा। इंस्टेड ऑफ 15, 12% ऑफ द टैक्स पे किया है आपने, रिटर्न इनकम में जितना शो किया है टैक्स उसका 15 की जगह 3 आप 12% भी पे कर रहे, इट्स ओके, 3% मार्जिन हमने दिया, बट उससे भी कम है तो नहीं बाबा नहीं चल पाएगा, वी विल चार्ज इंटरेस्ट। तो गवर्नमेंट ने, आई मीन टू से डिपार्टमेंट ने कहीं ना कहीं कवरेज लेते हुए हर एक टैक्स इवेजन के या फिर डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स के तरीके को क्या किया, कवर अप किया है। सो दिस आर द 3 कॉन्सेप्ट। और यहाँ फिर गवर्नमेंट केम अप विद अ न्यू कॉन्सेप्ट, गवर्नमेंट केम अप विद अ न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज 234C. That is what 234C. I hope now you know the difference between 234A. 234 is for A is for return of income. Either you do not file return of income or either you file the return of income, however that is belated. Then 234B is when you make default in payment of advance tax. That means the tax you have assessed, you are not paying at least 90% of the assessed tax, you are paying less than 90% of the assessed tax, that also attracts interest. Then third is what you make
deferment of payment of tax, and deferment of payment of tax is also not allowed. So they have given certain margin. In first slab for June they have given 3% margin, and second slab, that is 15th of September, they have given a 9% of the margin, that इंस्टेड ऑफ 45%, इवन इफ 36% तक भी आपने रिटर्न इनकम के टैक्स को पे किया है, दैट इज ओके, अदरवाइज इंटरेस्ट वुड बी लेवाइड. एंड इन third and fourth installment, no margin have been given, that is same 75 and 100%, that is same. This is the coverage of 3 of your interest sections. I hope यहाँ समझ में आया होगा. अब हम क्या करते हैं, इन्हें डिटेल में कवर करने को आगे बढ़ते हैं. वी स्टार्ट टू कवर अप इन डिटेल. सो यहाँ तक कोई क्वेरी वेरी है तो भैया पूछ लेना, अदरवाइज क्या होगा, आगे हमारी गाड़ी निकलेगी, फिर आप बोलो अरे कंफ्यूज हो रहा है, क्या है क्या नहीं. ऐसा नहीं करना है. ओके, ऐसा नहीं करना है. चलो, let us start with 234B, a very simple section. अब आप समझ पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी. So let's start with a simple section, that is 234A. Now what is this 234A about? We already know, हमें अब इसको समझने की ज़रूरत नहीं है. Now what happens, either the SSC not filed the return of income, or लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम. ठीक है, तो आइदर नॉट फाइल्ड और लेट फाइल्ड, दैट इज आफ्टर ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1. ओके, यहाँ तक तो आई गेस कोई दिक्कत नहीं है. नाउ व्हेन वुड दे स्टार्ट लेवाइंग द इंटरेस्ट? When would they start levying the interest and at what rate? Now they would start levying the interest at the rate of 1% per month. At the rate of 1% per month, they would start levying the interest 1% per month, or part of the month, they would start levying. ठीक है, 1% per month, part of the month interest लगेगा. Then when it will commence, तो it is but obvious, it is very logical. अगर आपने इंटरेस्ट आपने क्या नहीं किया, रिटर्न फाइल नहीं किया या लेट फाइलिंग कर रहे हैं, तो ड्यू डेट के बाद की जो फर्स्ट डेट आती है, ड्यू डेट के जस्ट बाद का जो डेट आता है, वहाँ से कमेंसमेंट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होता है. तो कमेंसमेंट ऑफ द इंटरेस्ट इज फ्रॉम द डेट नेक्स्ट फॉलोइंग द ड्यू डेट अंडर 139. तो कमेंस होता है डेट नेक्स्ट फॉलोइंग ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139 subsection 1. Date next following the due date under section 139 subsection 1. Okay, and it ends when it ends अगर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दिया then it's okay, बट रिटर्न ऑफ इनकम अगर फाइल नहीं किया तो. अब ये एंड कब होगा? इफ रिटर्न फाइल्ड, इफ द रिटर्न फाइल्ड, तो टिल दैट डेट. ठीक है, देन डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न. However, if return not filed, however if the return not filed, आप इसको फ्लिप कर देना, not filed इधर लिखना, return filed इधर लिखना, बिकॉज लेट फाइलिंग का इधर चल रहा है हमारा. ठीक है, तो नॉट फाइल्ड, इफ नॉट फाइल्ड, अगर फाइल ही नहीं किया तो असेसमेंट कंप्लीट होगा आपका. अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं किया तो देन द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, देन इट वुड बी डेट ऑफ completion of assessment.
date of completion of assessment. It could be under section 144, it could be under 147, it could be under 153 subsection 153A. ठीक है, तो इट कुड बी अंडर 144, 147, 153A, कहीं भी हो सकता है। मैम यहाँ पे आपने नॉट फाइलिंग के केस में 143 सबसेक्शन 3 क्यों नहीं लिखा, स्क्रूटनी असेसमेंट क्यों नहीं किया? तो आप अगर भूल गए हैं असेसमेंट प्रोसीजर, तो लेट मी रिमाइंड यू कि अगर आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया तो स्क्रूटनी नहीं हो सकती। रिटर्न फाइल करने के बाद यहाँ स्क्रूटनी हो सकती है, बट रिटर्न फाइल ही नहीं किया है तो स्क्रूटनी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, फिर अगर आपको 142 सबसेक्शन 1 इशू किया, नोटिस में आपसे रिटर्न फाइल करवाया, फिर रिटर्न की स्क्रूटनी हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। दैट्स वाई स्क्रूटनी के साथ आपको क्या होता है, पहले 142 सबसेक्शन 1 का नोटिस इशू होता है कि रिटर्न फाइल करो, रिटर्न फाइल करोगे उसके बाद स्क्रूटनी पॉसिबल है, बट बिना फाइल किए स्क्रूटनी पॉसिबल नहीं होती, इसलिए यहाँ मैं नहीं लिख रही हूँ। दैट इज़ द रीज़न आई एम नॉट राइटिंग इट ओवर हेयर। यहाँ तक बात समझ में, या तो फाइल किया तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक आपका टैक्स इंटरेस्ट लगेगा, और फाइल नहीं कर रहे तो जब असेसमेंट कंप्लीट होता है, इफ यू आर नॉट फाइलिंग, तो जिस डेट को असेसमेंट कंप्लीट हो रहा है, आइदर अंडर बेस्ट जजमेंट, अंडर इनकम स्किपिंग द इनकम, और या फिर हमारा है जब सर्च वगैरह होती है तब जो हमारा असेसमेंट होता है, सर्च असेसमेंट, तो वो आ जाएगा। इतनी बात आई। नाउ इंटरेस्ट इज ऑन 1%। 1% इंटरेस्ट किस पे लगेगा? ये 1% इंटरेस्ट जो लगाना है वो किस पे लगाएंगे? तो बट ऑब्वियस ये जो 1% इंटरेस्ट है, दिस वुड बी लेवाइड, दिस 1% इंटरेस्ट, ये जो 1% इंटरेस्ट है ये लगेगा, या तो आप क्या करेंगे, रिटर्न फाइल करके सेल्फ असेसमेंट टैक्स भर रहे हैं, यू आर फाइलिंग द रिटर्न, आप रिटर्न फाइल करते हैं, रिटर्न फाइल करके यू आर पेइंग टैक्स अंडर सेल्फ असेसमेंट। रिटर्न फाइल किया 140A फॉलो करते हुए आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर रहे हैं, यू आर पेइंग सेल्फ असेसमेंट टैक्स, you are paying what? You are paying self assessment tax under 140A। 140A में आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सेल्फ असेसमेंट टैक्स को कंसिडर किया जाएगा। और अगर रिटर्न फाइल नहीं किया तो टैक्स दैट इज डिटरमाइंड अंडर सेक्शन, इफ रिटर्न नॉट फाइल के बाद आपका टैक्स डिटरमाइन होता है, ठीक है, तो रिटर्न नॉट फाइल उसके बाद टैक्स डिटरमाइन होता है, तो यहाँ का टैक्स का डिटर्मिनेशन देखेंगे, टैक्स का डिटर्मिनेशन अकॉर्डिंगली चेक किया जाएगा। या तो यहाँ सेल्फ असेसमेंट होगा, या फिर 143 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग टैक्स डिटरमाइन हो सकता है, या फिर 143 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग, या 143 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग आपका टैक्स डिटरमाइन हो सकता है। क्यों? क्योंकि या तो इंटीमेशन या फिर स्क्रूटनी, बिकॉज रिटर्न हैज़ बिन फाइल, रिटर्न फाइल कर दिया तो स्क्रूटनी तो होनी ही होनी है, और या फिर सेल्फ असेसमेंट। तो दिस आर द कैटेगरीज व्हेन क्या होगा, यहाँ पे टैक्स डिटरमाइन होगा व्हेन यू हैव फाइल्ड द रिटर्न, एंड इफ़ यू हैव नॉट फाइल्ड द रिटर्न, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, रिटर्न फाइल नहीं करने के केस में आपका या तो बेस्ट जजमेंट होगा या एस्केपमेंट, या ये। क्या मैं ऐसा बोलना चाह रही हूँ कि रिटर्न फाइल किया तो ये 3 नहीं हो सकते, 144, 147, 153 इस कैटेगरी में? नहीं, ऐसा नहीं बोला है मैंने। अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो रिटर्न फाइल करने के बाद भी आपका बेस्ट जजमेंट हो सकता है। क्यों हो सकता है? रिलायबिलिटी नहीं है, वॉल्यूम ज़्यादा है, ट्रांजैक्शन मल्टीपल है, तो आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी हो सकता है, क्योंकि आपको स्पेशल ऑडिट के लिए बोला, आपने स्पेशल ऑडिट नहीं करवाया। कॉम्प्लेक्सिटी है, तब भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है। इधर भी इनकम एस्केपमेंट निकल सकता है, इधर भी क्या हो सकता है, सर्च असेसमेंट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, अगर इनकम फाइल रिटर्न फाइल नहीं किए तो यहाँ स्क्रूटनी नहीं हो सकता।
स्क्रूटनी नहीं हो सकता। रिटर्न फाइल नहीं किया, स्क्रूटनी नॉट पॉसिबल। लेकिन रिटर्न फाइल करने के बाद यहाँ सेल्फ असेसमेंट भी हो सकता है, स्क्रूटनी भी हो सकता है, इंटीमेशन भी आ सकता है, बेस्ट जजमेंट 147, 153 ये सब हो सकते हैं। तो आपको बेसिक लाइन ऑफ डिफरेंस समझ में आया कि सिर्फ स्क्रूटनी को आप ध्यान रखना, रिटर्न फाइल नहीं करने के केस में स्क्रूटनी नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो चलो अब ये जो बातें की कि ठीक है यहाँ पे टेक्स्ट का क्या होता है, असेसमेंट होता है, टेक्स्ट डिटरमाइन होता है। तो लेट अस सी हाउ वी विल डिटरमाइन द टेक्स्ट ओवर हियर, एंड दैट इज सो सिंपल। यू आर डिटरमाइनिंग द टेक्स्ट आइदर अंडर 143 सबसेक्शन 1 दैट इज इंटीमेशन मिला आपको, या फिर यू आर डिटरमाइनिंग द टेक्स्ट अंडर 143 सबसेक्शन 3 दैट इज स्क्रूटनी, or you are determining the text under 144, 147, 153A. In whatever section you are determining the text, in whatever section you are determining the text, ठीक है, डिटरमाइन कर रहे हैं आप टेक्स्ट इन दिस सेक्शन। अब क्या होता है, ये जो भी टेक्स्ट यहाँ पे डिटरमाइन किया, ये जो भी टेक्स्ट आपने डिटरमाइन किया, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस टेक्स्ट रिलीफ, कोई रिलीफ है तो सब्ट्रैक्ट द रिलीफ फ्रॉम दिस टेक्स्ट। रिलीफ को क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है आइदर सेक्शन 90, आइदर सेक्शन 90A, आइदर सेक्शन 91, आइदर इन 89। आइदर 89, 90, 90A, 91 का जो भी रिलीफ है सब्ट्रैक्ट करो, देन मेट AMT क्रेडिट आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, या फिर मेट और AMT क्रेडिट आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, या फिर यहाँ पे आपका TDS भी है, TCS भी है तो वो भी सब्ट्रैक्ट करना होगा। TDS है, TCS है, वो भी सब्ट्रैक्ट करो। नाउ हेयर इफ यहाँ पे सारी जगह देख रहे हो ना, रिटर्न हैव बीन फाइल्ड, रिटर्न क्या हुआ आपका, फाइल वगैरह हो गया। अब कुछ जगह तो आपने क्या किया, थोड़ा बहुत एडवांस टैक्स तो पे किया होगा। अगर आपने एडवांस टैक्स पे किया है तो इसमें से हम क्या है, इंटरेस्ट, एडवांस टैक्स ऑलरेडी पे किया है तो उस पर इंटरेस्ट तो नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। एम आई राइट? आपने एडवांस टैक्स पे किया है, जितना भी पे किया है उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है अंडर 141 तो उस पर भी हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी माइनस कर लो। इसके बाद जो आता है दैट इज द टैक्स जो एक्चुअल में है और उसके ऊपर इंटरेस्ट वुड बी लेवाइड। सिंपल सी बात है, जो पैसा गवर्नमेंट तक चला गया, जो पैसा किसी भी तरह से, जो पैसा किसी भी तरह से गवर्नमेंट तक चला गया, वहाँ इंटरेस्ट लेवी नहीं होता है। वो सब आप टैक्स डिटर्मिनेशन में सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो बचा हुआ है उस पर आप इंटरेस्ट लेवी करेंगे। You will levy interest on that only. You will levy interest on that only. क्या यहाँ कोई दिक्कत समझ में आ रही है अभी? नो मैम, यहाँ तक तो अभी कोई दिक्कत समझ नहीं आ रही है। ठीक है, एंड अब एक चीज़ याद रखना, चाहे आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तब भी ये सारी चीज़ें सब्ट्रैक्ट होने वाली। सेल्फ असेसमेंट टैक्स में भी क्या होगा, जब आप सेल्फ असेस कर रहे हैं टैक्स तो भी उसमें टैक्स, रिलीफ, AMT, TDS, एडवांस टैक्स सब कुछ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप क्या करेंगे, सब कुछ वहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ तक तो सारा सब्ट्रैक्शन होगा। सेल्फ असेस अभी आप कर ही रहे हैं तो वहाँ पे सेल्फ असेस टैक्स तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता। तो 140A में ये सारी चीज़ें सेल्फ असेसमेंट टैक्स निकालते हो कि सब सब्ट्रैक्ट होंगी एक्सेप्ट सेल्फ असेसमेंट टैक्स इटसेल्फ, क्योंकि वही तो अभी आप कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, वही तो आप कैलकुलेट कर रहे हो। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, अगर यहाँ पे पेमेंट सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करते वक्त ऑलरेडी कुछ इंटरेस्ट वगैरह पे कर दिया है, सेल्फ असेसमेंट पे करते वक्त ऑलरेडी यू हैव पेड एनी सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो 234A में दैट विल बी रिड्यूस। उतना इंटरेस्ट आप 234A से क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। यू विल रिड्यूस दैट फ्रॉम 234A। ठीक है, एंड यहाँ तो चलो रिटर्न वगैरह फाइल हुआ, बट इन केस वेयर एसएससी फेल टू फर्निश रिटर्न तो क्या होगा, बिल्कुल फेल ही होगा। उसने तो बिल्कुल रिटर्न ऑफ इनकम ही फाइल नहीं किया। तो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं किया मतलब सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे ही नहीं किया। रिटर्न ऑफ इनकम ही फाइल नहीं किया मतलब सेल्फ असेसमेंट टैक्स उसने पे ही नहीं किया। यहाँ तो चलो रिटर्न अगर वो
देता है तो रिटर्न के बाद ये सारी कहानी आती है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स माइनस करते हैं। बट अगर रिटर्न ही फाइल नहीं कर रहा तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स वाली चीज़ सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हो जाएंगी और फिर से 234 इंटरेस्ट ए का इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। अगेन क्या होगा, 234 ए का इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा एंड दिस इज ऑल अबाउट योर 234 ए। क्या 234 ए अच्छे से समझ में आ गया? तो हम आगे बढ़ जाएं क्योंकि ये सिंपल है, बस आपको पता है क्या करना है, चीज़ों को समझना सीखना है। यहाँ तक कोई गड़बड़ या फिर कुछ ऐसा लग रहा है नहीं मैम ये नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट में दे देना, क्योंकि लाइव क्लास नहीं है तो मैं चाह के भी आपको ऑन द स्पॉट कमेंट आपके क्वेश्चंस को क्लियर नहीं कर सकती। ठीक है, अब आते हैं 234 ए कर लिया, दैट इज़ या तो रिटर्न फाइल करोगे या तो रिटर्न फाइल नहीं करोगे। नहीं करोगे तो असेसमेंट वगैरह की डेट्स देखी जाएगी और फाइल कर दोगे तो डेट ऑफ फाइलिंग तक हम इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, डेट ऑफ फाइलिंग तक इंटरेस्ट लेंगे। तो उसमें एक स्क्रूटनी वाला पॉइंट हमने देखा कि रिटर्न फाइल नहीं किया तो स्क्रूटनी का डिटर्मिनेशन नहीं हो सकता, और रिटर्न फाइल करा है तो बाकी सारे कोई भी डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स अंडर एनी सेक्शन इज पॉसिबल। 1% हम पे करेंगे, 1% पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ हम लोग असेस टैक्स के ऊपर पे करेंगे, लेकिन असेस टैक्स में से जो भी एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स इन केस रिटर्न फाइल किया है तो वो सब्ट्रैक्ट होगा, और अगर रिटर्न ही फाइल नहीं किया तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स सब्ट्रैक्ट नहीं होगा फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स, और उस टैक्स जो आपने डिटरमाइन किया ऑन दैट 1% वुड बी द इंटरेस्ट दैट वुड बी लेवाइड। ओके, नाउ मूविंग टू 234B। नाउ मूविंग वेयर टू 234B। 234B की तरफ हम चलते हैं। लेट अस डू दिस इन डिटेल। दिस इज अगेन समथिंग सिंपल, लेकिन लॉजिक क्लियर होगा तो सब सिंपल लगता है, लॉजिक क्लियर नहीं है तो सब कुछ बेकार लगता है। तो here there is default in payment of advance tax, default in payment of advance tax। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ बोला था हमें तो कुछ बोला था, क्या बोला था मैम थोड़ा सा याद दिला देते तो। यहाँ ऐसा बोला था, assessed tax, whatever is your assessed tax, pay at least 90% of assessed tax। इससे कम नहीं होना चाहिए आपका जो असेस्ड टैक्स है, असेस्ड टैक्स का एटलीस्ट 90% आपको पे करना ही है। एंड इफ़ यू आर पेइंग लेस देन दैट, एक्चुअल पेमेंट इज लेस देन 90%, if it is less than 90% of the assessed tax or there is no payment, no advance tax paid, तो इन बोथ द सिचुएशन, दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा, इन बोथ द सिचुएशन इंटरेस्ट वुड बी लेवाइड at the rate of, what would be the rate of interest? The rate of interest would again be 1% per month और part of the month, ठीक है, considered as full। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज इतना इंटरेस्ट लगेगा। अब बात आती है अगेन असेस्ड टैक्स पे। अगेन बात आती है ये असेस्ड टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। तो अगेन योर असेस्ड टैक्स विल बी कैलकुलेटेड सिमिलरली। यहाँ पे या तो आपने रिटर्न फाइल किया होगा या तो आपने रिटर्न फाइल नहीं किया होगा।
अगर रिटर्न फाइल किया है तो 143 सबसेक्शन 1, 143 सबसेक्शन 3, 144, 147, 153 इन सब में अगर फाइल किया था रिटर्न, अगर रिटर्न फाइल किया था यस, तो 143 1 से लेके 143 सबसेक्शन 3, 144, 147, 153 एक कहीं भी टेक्स्ट का असेसमेंट हो सकता है एंड टेक्स्ट असेसमेंट इज सिमिलर टेक्स्ट असेस कर रहे हैं हम। कैसा सिमिलर टेक्स्ट असेस कर रहे हैं, सिमिलर टेक्स्ट असेस कैसा हो रहा है, अभी टेक्स्ट असेस की बात कर रही हूँ मैं, टेक्स्ट असेस की बात कर रही हूँ कि आपको कितना एक्चुअल में टेक्स्ट पे करना चाहिए था, ओवरऑल पे कितना करना चाहिए था। पॉइंट नोट करो, कितना पे करना चाहिए आपको ओवरऑल टेक्स्ट। तो ओवरऑल टेक्स्ट पे करने के लिए आपके लिए क्या होगा, एक तो इन सारे सेक्शन में जो भी आपने टेक्स्ट डिटरमाइन किया, देन अगेन रिलीफ सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, रिलीफ वही 90, 91, 98, 89 की रिलीफ, देन आपको क्रेडिट सब्ट्रैक्ट करना है, क्रेडिट अंडर मैट, क्रेडिट AMT का, देन आप TDS TCS सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसके बाद पता चल जाएगा कि आपका असेस्ड टेक्स्ट क्या है। मैम आपने कुछ गलती कर दी, मैम कुछ गलती कर दी, क्या गलती कर दी आपने, एडवांस टेक्स्ट तो सब्ट्रैक्ट ही नहीं किया। अरे कैसे करोगे, यहाँ तो अभी सिर्फ ये कि आपको टोटल टेक्स्ट कितना पे करना चाहिए था वो देख रहे हैं हम। तो टोटल टेक्स्ट कितना पे करना चाहिए था, दैट इज असेस्ड टेक्स्ट। अब इस असेस्ड टेक्स्ट में से आपने पे कितना किया वो ये चेक करेंगे। तो ये तो हुआ असेस्ड टेक्स्ट। इस असेस्ड टेक्स्ट का आपको क्या करना है, असेस्ड टेक्स्ट का 90% एटलीस्ट पे करना है। अब एक्चुअल पेमेंट जब देखेंगे तो एक्चुअल पेमेंट में हम एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स सब माइनस करेंगे। समझ रहे हो बंधु, समझ रहे हो। और सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी तब माइनस होगा जब रिटर्न फाइल कर रहे हो, और सेल्फ असेसमेंट टैक्स माइनस नहीं होगा, नहीं होगा। देखो एक और लॉजिक में अभी थोड़ा सा एक चीज, आप अभी सेल्फ असेसमेंट वाले पॉइंट को याद मत रखना। यहाँ तो आपने क्या देखा कि कितना पे करना चाहिए था, कितना पे करना चाहिए था। अब कितना पे किया ये देख लें, क्योंकि उसी के बाद तो पता चलेगा आपने 90% पे किया भी है या नहीं। तो अब कितना पे करना चाहिए था तो पता चल गया कितना पे किया। तो कितना पे करने के लिए इस पूरे टेक्स्ट में से जो आपने असेस किया है, इस पूरे टेक्स्ट में आप सिर्फ एडवांस टैक्स और माइनस कर दो, क्योंकि एडवांस टैक्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, बाकी टैक्स के ऊपर तो वो इंटरेस्ट लगाएंगे ना, सिर्फ एडवांस टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे क्योंकि पहले ही टाइम से पे कर दिया। अब यहाँ जो बचा, ये जो बच गया है दैट इज व्हाट जो आपने पे करना है। जो यहाँ आपको इतना पे करना चाहिए था, ठीक है, इतना पे करना चाहिए था, टैक्स का डिटर्मिनेशन इतना निकला और आपने पे इतना किया। तो ये क्या हो गया, वो अमाउंट जो आपने पे नहीं किया है, जो आपने पे नहीं किया, और जो पे नहीं किया उसी के ऊपर तो इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है। The thing that you have not paid on that interest would be applicable। इतना टैक्स डिटरमाइन किया, इसमें से एडवांस टैक्स इतना पे कर दिया, क्योंकि एडवांस पे हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे, बाकी आप बाद में पे कर रहे हो, तो भैया इंटरेस्ट देना। तो यहाँ सपोज एक्स इज अर बैलेंस, तो इस x के ऊपर दे विल चार्ज इंटरेस्ट, मैम सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने माइनस नहीं किया। रुको बता रही हूँ, सेल्फ असेसमेंट का इसलिए अभी यहाँ नहीं बताया क्योंकि आगे मुझे कुछ बताना है, ठीक है। अभी तो इन जनरल आपको समझ में आया, ये इन जनरल समझ में आया, पे इतना करना चाहिए था पर आपने कम पे किया। सपोज आपको पे करना चाहिए था 1 लाख, सपोज 1 लाख पे करना चाहिए था, यू आर पेइंग ओनली 70,000, यू हैव पेड 70,000। तो इसका मतलब आपको एटलीस्ट 90,000 पे करना चाहिए था। 1 लाख का 90% इज 90,000, दैट इज अ मार्जिन। आपको 90,000 पे करना चाहिए था, बट यू आर नॉट पेइंग 90,000, आपने तो सिर्फ 70,000 पे किया है। तो 1 लाख अगर आप 90,000 भी पे करते तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, बट अब आपने पे नहीं किया तो बचे हुए 30,000 पे ये सपोज करो एडवांस टैक्स आपने पे कर दिया, तो दिस बचे हुए 30,000 दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। इस पे 1% का इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है, इस पे 1% का इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है। यहाँ तक बात आई समझ में?
यस मैम, यहाँ तक तो अभी तक आ गई, अच्छे से समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना मेरी दूसरी बात, अब आप मेरी थोड़ी सी दूसरी बातों को भी समझने की कोशिश करना। अब क्या हुआ, देयर आर टू केसेस, अगेन देयर आर टू केसेस। मैम टू केसेस कैसे? सपोज सपोज आप क्या करते हैं, सेल्फ असेस करते हैं चीज़ों को, वेयर टैक्स हैज़ बिन पेड। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, आपको एक टाइमलाइन बना के एक चीज़ आगे समझाती हूँ। दैट इज़ व्हाट, सपोज करो यहाँ पे दिस इज़ द टाइमलाइन, this is 1st April, this is 31st March, okay, this is 1st April, this is 31st March। अब क्या हुआ, 1st अप्रैल से 31st मार्च के बीच में वॉट एवर पेमेंट इज मेड फॉर द टैक्स दैट इज कंसिडर्ड टू बी द एडवांस टैक्स, दैट इज वॉट कंसिडर्ड टू बी द एडवांस टैक्स, and this advance tax is not subtracted when assessing the टैक्स। असेस्ड टैक्स के लिए हम एडवांस टैक्स माइनस नहीं करते, क्योंकि वो तो हम देख रहे हैं कि कितना टैक्स पे करना है और कितना पे कर दिया, देखने के लिए हम इस एडवांस टैक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। एडवांस टैक्स जितना आपने पे किया, कि यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा? मैम कैसी बात कर दी, कैसी बात कर दी, यहाँ तो बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि भाई एडवांस टैक्स पे करके भी अगर वो इंटरेस्ट दे रहा है तो मतलब ही क्या है मैम, यहाँ तो नहीं लगेगा। अब क्या हुआ, सपोज करो मैंने मेरे एग्जाम्पल में बोला 1 लाख ही इज रिक्वायर्ड टू पे बट ही हैज पेड ओनली 70,000, दैट मीन्स 30,000 इज स्टिल पेबल, 30,000 इज स्टिल पेबल, और ये 30,000 बट ऑब्वियस यहाँ उसने पे नहीं किया, ही हैज नॉट पेड, नहीं पे किया। अब क्या, अब वो करता है इसे पे आफ्टर 31st मार्च। अब वो क्या करता है, सामने वाला एसएससी पे तो कर रहा है इसे, लेकिन आफ्टर 31st मार्च, ठीक है, 31st मार्च के बाद यहाँ पे पे करता है। बट मैम जैसे ही 31st मार्च के बाद आ गया, दिस इज नॉट एडवांस टैक्स, एंड व्हेन इट इज नॉट एडवांस टैक्स, इंटरेस्ट इज पेबल, इंटरेस्ट पेबल होगा, यस बिल्कुल इंटरेस्ट पेबल होगा। तो यहाँ कहानी आएगी इंटरेस्ट की। तो यहाँ पे जिस दिन भी वो पे करेगा, डजेंट मैटर वो कभी भी पे करे, लेकिन इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा ये वाले 1st अप्रैल से। 1st अप्रैल से इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा टिल डेट ऑफ पेमेंट, टिल द डेट ऑफ पेमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ 30,000, सामने वाला बेचारा अच्छा था, इसने 30,000 तो पे कर दिए, आइदर सेल्फ असेस करके या अदरवाइज ही पे वॉट 30,000, यहाँ पे सेल्फ असेस करे या अदरवाइज उसने 30,000 पे कर दिया है, 30,000 क्या किया, पे करा। अब क्या हुआ भाई, ठीक है, सामने वाले ने 30,000 यहाँ पे करके अपनी जिम्मेदारी को ख़त्म किया, लेकिन बाद में आया इसके पास अब एक इंटीमेशन 143 सबसेक्शन 1 का, या फिर स्क्रूटनी 143 सबसेक्शन 3, या फिर 147 और 153A, कहीं पे भी असेसमेंट कंप्लीट हुआ या इंटीमेशन आया और पता चला क्या, अब पता चला कि भाई सामने वाले को तो अभी 40,000 और देना है, अभी क्या करना है, 40,000 और देना है सामने वाले को, तो यहाँ भी इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही यहाँ का 31st मार्च की लाइन आप क्रॉस किए, हर बार टैक्स पे करने पे यू हैव टू पे द इंटरेस्ट, बिकॉज दिस इज नॉट एडवांस टैक्स नाउ, अब ये एडवांस टैक्स नहीं रहा। तो उस केस में अब जस्ट इस डेट के बाद, ये जो डेट है ना, टिल द डेट ऑफ पेमेंट, तो आफ्टर नेक्स्ट डे ऑफ द डेट ऑफ पेमेंट से स्टार्ट होगा आपका इंटरेस्ट। अब आपका इंटरेस्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, आपका इंटरेस्ट स्टार्ट होगा डेट नेक्स्ट टू डेट ऑफ पेमेंट, जो आपने पेमेंट किया है आइदर अंडर 140A और अदरवाइज में 140A या अदरवाइज कैसे भी पे किया है, यहाँ से कमेंस होगा आपके लिए इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट विल कमेंस फ्रॉम हेयर एंड एंड कब होगा भाई, एंड होगा जब डिटरमाइन किया, डेट ऑफ डिटर्मिनेशन अंडर 143A, डेट
of determination अंडर सेक्शन 143(1) या फिर असेसमेंट where the assessment is made to completion of assessment, या तो डेट ऑफ डिटर्मिनेशन इस पे या फिर completion of assessment की डेट तक आपको देखना होगा उसका इंटरेस्ट. completion of assessment either in the 143(3), 144, 147, 153 ए, तो यहाँ पे completion of assessment या फिर डेट ऑफ डिटर्मिनेशन तक आपको क्या देखना होगा, इंटरेस्ट. अब इंटरेस्ट किस पे लगाएंगे मैम, अब तो बिल्कुल बात बनती है आपकी कि अब इंटरेस्ट किस पे लगेगा. तो देखो सबसे पहले जो भी टैक्स डिटरमाइन किया अंडर वेरियस सेक्शन दैट इज 143 सबसेक्शन 1, 143(3). हाँ, आई एम टायर्ड राइटिंग दिस नाउ. ठीक है, इन असेसमेंट्स में या फिर इंटीमेशन में जो भी टैक्स आपका डिटरमाइन हुआ, दैट टैक्स अगेन रिलीफ. अब आप समझ जाइए रिलीफ सारे सेक्शंस जो मैंने पहले लिखे थे, क्रेडिट एएमटी एंड मैट का क्रेडिट, देन टीडीएस टीसीएस. अब क्या यहाँ मैं एडवांस टैक्स माइनस करूँ, मैम इंटरेस्ट लगा रहे हैं बाद में पेमेंट के बाद, यस मैम करना चाहिए. तो यस यहाँ पे एडवांस टैक्स दैट इज ऑलरेडी पेड है तो इस पे इंटरेस्ट क्यों लेंगे. फिर आपने जो भी टैक्स पे किया इधर इन द सेल्फ असेसमेंट, तो 140A में जो टैक्स पे किया वो भी माइनस करो. अब जो बचता है उस पे आपको टैक्स पे करना है दोस्त. अब उस पे क्या करना है, आपको टैक्स पे करना है. ठीक है, तो यहाँ अब आप क्या करेंगे, उतना टैक्स पे करेंगे, टैक्स के ऊपर उतना इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा. तो यहाँ आपका असेसमेंट ऑफ टैक्स दैट इज अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट वुड बी लेवाइड, यहाँ ऐसा होगा. दैट इज यू हैव टू थिंक ऑफ लॉजिकली, आपको सिर्फ लॉजिकली सोचना है कि यहाँ तो पेमेंट के बाद बोल रहे हैं तो पेमेंट के बाद जितना पे कर दिया उस पर डबल इंटरेस्ट तो नहीं लगाओगे. अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ पे भी असेस होगा कि कितने पे इंटरेस्ट लगाना है. तो यहाँ असेसमेंट के लिए आपने क्या क्या पे किया है यहाँ के असेसमेंट के लिए, बट ऑफिस आप ऑलरेडी एडवांस टैक्स तक पे कर चुके हो. तो यहाँ पे यही टीडीएस आपको माइनस करना है, रिलीफ माइनस करना है, आपको क्रेडिट माइनस करना है, आपको एडवांस टैक्स माइनस करना है. मैम सेल्फ असेसमेंट भी माइनस कर दिया, अरे कैसे कर सकते हो यार, सेल्फ असेस करके ही तो 30,000 और पे कर रहे हो, है ना. तो यहाँ एडवांस टैक्स तक माइनस करना है आपको. तो दैट इज आपको एक पॉइंट आपके दिमाग में सेट करना है कि जो जो हम पे कर चुके हो उस पे इंटरेस्ट नहीं देंगे. लेकिन जब आप सिर्फ असेस कर रहे हो कि कितना देना है तो तब कुछ भी माइनस मत करना एडवांस टैक्स, क्योंकि वो तो सिर्फ असेस कर रहे हो कि हमें देना कितना है. समझ रहे हो ना, ये लाइन ऑफ डिफरेंस अगर आपने समझ लिया तो अब आपके लिए ये दिक्कत नहीं देगा चैप्टर. ठीक है, तो दिस इज अबाउट 234B. दिस इज अबाउट 234B. नाउ लेट अस कम टू लास्ट section of interest, interesting one, that is 234C. 234C is regarding the deferment of interest. You defer your interest and it is about that. So let us start with it. Okay. Okay, let us start with 234C. Now let us start with 234C. 234 is about, C is about deferment of advance tax. It is about what? It is about deferment of advance tax. Now it's about deferment in the advance tax. Now what you have to do is, in case of an SSC, ठीक है, if the case of SSC is like installment कहाँ है, when 44AD या फिर 44ADA में आप कवर नहीं होते, उन लोगों के लिए इंस्टॉलमेंट है. that means SSC covered, SSC who is covered under section 44AD or under section 44ADA
In that case, this section would not apply because they have no provisions related to installment. उन्हें directly 15th of March को pay करना होता है tax. Okay. Now, looking for other SSC के लिए क्या बोला है? They have to pay advance tax. For the other SSC, they have to pay what? They have to pay advance tax on before 15th June. They have to pay the advance tax on or before 15th June. This should be at least 12%. Advance tax if less than the 12% of the tax that you have given in returned income. If advance tax is less than 12% of tax, that is tax due on रिटर्न इनकम. रिटर्न ऑफ इनकम में आपने जितना टैक्स बताया है उससे 12% कम आपने पे किया है. यू हैव पेड लेस देन 12%, तो यहाँ पे एक्चुअल में तो 15% मांगते हैं आपसे अकॉर्डिंग टू 211 सेक्शन. बट ठीक है 3% का मार्जिन दिया आपने, 12% भी पे किया कोई दिक्कत नहीं, बट 12% से भी अगर कम है तो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% वुड बी एप्लीकेबल फॉर 3 मंथ्स. 3 मंथ्स का इंटरेस्ट आपको क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल हो जाएगा. मैम क्यों 3 मंथ्स? क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15 जून के होती है, फिर 15th ऑफ सितंबर को जाती है. ठीक है, इस पे 1% 3 मंथ का एप्लीकेबल होगा. फिर आपका एडवांस tax on before September, that is 15th September. If it is less than 36% of the tax due, it is less than tax due in return of income. रिटर्न इनकम में जितना टैक्स बताया उससे 36% से कम है तो अगेन 1% इंटरेस्ट वुड बी लेवाइड. अगेन क्या होगा? आपको 1% इंटरेस्ट लेवी होगा. सिंपल इंटरेस्ट पर मंथ, पार्ट ऑफ द मंथ दोनों इंक्लूड होंगे. ठीक है, पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ दोनों ही इंक्लूडिव होंगे. 1% लगेगा. इसके बाद आपका आता है 15 दिसंबर. ऑन बिफोर 15 दिसंबर तो कोई मार्जिन नहीं है, सीधे 75% ही पे करना है. एंड 31 मार्च की कोई मार्जिन नहीं है, वहाँ तक आके आपको 100% पेमेंट ऑफ टैक्स करना है. अदरवाइज इंटरेस्ट वुड बी लेवाइड. अदरवाइज क्या होगा? इंटरेस्ट लेवी हो जाएगा. एंड इफ आई टॉक अबाउट 44 ADA तो वहाँ तो ऑलरेडी आप टैक्स जितना है 15 मार्च को पे करते हैं, तो 15 मार्च तक पे करना है. 15 मार्च तक पे नहीं किया तो उसके बाद आपको इंटरेस्ट पेमेंट देना होगा. ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है किसकी, कि ये जो टैक्स यहाँ कैलकुलेट किया, टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न ऑफ इनकम, ये जो हम लिख रहे हैं, हाउ वी आर कैलकुलेटिंग दिस. ये जो टैक्स है ऑन रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न इनकम में जितना टैक्स बताया ये कैसे कैलकुलेट होता है? तो इट इज़ अगेन सिंपल. जो रिटर्न ऑफ इनकम में आप टैक्स डिक्लेयर करते हैं वो सेल्फ असेस किया आपने, जो टैक्स डिक्लेयर किया माइनस अगेन रिलीव, अगेन सब्ट्रैक्ट क्रेडिट अंडर मैट, क्रेडिट अंडर AMT, सब्ट्रैक्ट TDS, सब्ट्रैक्ट TCS. इससे आपका टैक्स ओवरऑल आ जाता है. इससे क्या आ जाता है? ओवरऑल टैक्स. अब इस ओवरऑल टैक्स के बेसिस पे देखेंगे, यहाँ 12%, यहाँ 36% या 75 या 100 एटलीस्ट पे होना चाहिए. अदरवाइज 1% का इंटरेस्ट आपको लगेगा. और यहाँ पे बोले तो यहाँ इंस्टॉलमेंट नहीं है, लेकिन 15 मार्च तक आप पूरा टैक्स पे नहीं करते तो 15 मार्च के बाद 1% इंटरेस्ट आपको पे होगा. कितना? 1% आपको पे करना होगा. 15 डेज ही बचते हैं, लेकिन पार्ट ऑफ द मंथ भी होल मंथ कंसिडर होता है, मतलब 1 मंथ कंसिडर होता है, तो 1 मंथ का इंटरेस्ट अंडर 243C एप्लीकेबल हो जाएगा. 243C में 1 मंथ का क्या होगा? इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा. हाउएवर अगर थोड़ा बहुत पे किया है तो बट ऑब्वियस इंटरेस्ट पेमेंट का कैलकुलेशन करने के लिए जितना पे किया है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं. जो पेमेंट आपने किया है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं. सपोज़ यहाँ पे आपको पे करना था 40,000
ठीक है, आपने पे किया 20,000, तो 20,000 सब्ट्रैक्ट करके बचे हुए 20,000 पे बट ऑब्वियस 3 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, पूरे 40 पे तो नहीं लगेगा। यहाँ टैक्स असेस करने के लिए हमने क्या नहीं किया, एडवांस टैक्स माइनस नहीं किया, पर यहाँ तो जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास चला गया उस पर इंटरेस्ट हम नहीं लगाते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ 243C, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ 243CE। और यहाँ पे 243C में आपको एक एक्सेप्शन भी देखने को मिलेगा, दैट इज़ फॉर कॉर्पोरेट एसएससी। कॉर्पोरेट एसएससी हैं, कॉर्पोरेट एसएससी के लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ प्रोवाइजो बोल सकते हैं हम कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेट एसएससी के लिए। तो लेट अस डिस्कस दैट प्रोवाइजोज फॉर कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट एसएससी। नाउ first is the provision 243C shall not apply to any shortfall। शॉर्टफॉल पे तो अप्लाई हो रहा है ये हम जानते हैं, यस, बट कौन से शॉर्टफॉल इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, तो वो शॉर्टफॉल इंक्लूड नहीं होंगे दैट इज़ फेलियर टू एस्टिमेट। अगर आप ये एस्टिमेट नहीं कर पाते कि आपको कैपिटल गेन का अमाउंट कितना होगा, बट ऑब्वियस है कि हमने क्या किया 15 मार्च तक तो क्या किया, कोई असेट नहीं सेल की थी, कैपिटल एसेट सेल नहीं की, बट इमरजेंसी आई हमने कैपिटल एसेट फिर सेल कर दी। तो वहाँ ऐसा थोड़ी ना बोला जाएगा कि हमने इनकम का एस्टिमेशन गलत किया है, वो क्योंकि एडहॉक बेसिस पे हुआ, एकदम से हो गया, इमरजेंसी में हुआ है, तो कैपिटल गेन का एस्टिमेशन नहीं कर पाए, दैट्स ओके, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज शॉर्टफॉल, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज शॉर्टफॉल। या फिर कैपिटल गेन के अलावा विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, ये वाला जो विनिंग होता है, विनिंग लॉटरी का हुआ, विनिंग क्रॉसवर्ड पजल का हुआ, ठीक है, तो दिस वुड नॉट बी कंसिडर्ड। ठीक है, रेस गेम, कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। देन इफ यू हैव पीजीबीपी इनकम, you have PGBP income and in case where income accrue arise under this head, first time profit gains of business and profession में आपको इनकम हो रही है, पहला ही साल है बिजनेस का, तो कैसे आप एस्टिमेट करोगे कि इनकम कितनी है। तो फर्स्ट ईयर में एस्टिमेशन अगर गलत जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज सेकेंड ईयर में तो पास्ट बेसिस पे भी आप एस्टिमेशन कर सकते हो। तो फर्स्ट ईयर में PGBP इनकम हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, एस्टिमेशन इट गोज रॉन्ग। And if I talk about 115BBD, if I talk about 115BBDA, that is dividend when exceeds 10 lakh, 10 lakh के अबाउट डिविडेंड जाता है, तो दैट इज़ ऑल्सो इट आपके हैंड में नहीं है, आपको नहीं पता आपको डिविडेंड कितना मिल जाएगा। डिविडेंड इफ एक्सीड्स 10 लाख आपको नहीं पता, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इट्स 10 लाख, तो यहाँ पे भी आपका एस्टिमेशन अगर गलत जाता है तो नो वरीज, यहाँ पे भी आपका शॉर्ट पेमेंट कंसिडर नहीं होगा। इट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज योर शॉर्ट पेमेंट, इट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज योर शॉर्ट पेमेंट, ठीक है। वेदर एसएससी हैज पेड whole of the amount of tax payable in respect of ABCD as part of the remaining installment of advance tax which are due or no such installment due by 31st March of the financial year। यहाँ पे क्या है, 15 मार्च तक हम एस्टिमेट नहीं कर पाए, लेकिन 31st मार्च तक अगर आप पे कर देते हो तो दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज शॉर्टफॉल और यहाँ इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। तो यहाँ पे इसका मतलब अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ तो इसका मतलब ये है 234C जो है, 234C अगर यहाँ आप एस्टिमेशन नहीं दे पाते टिल 15th मार्च, कोई दिक्कत नहीं है, 31st मार्च तक एस्टिमेट करके पे कर दो, दैट विल बी कंसिडर्ड एडवांस टैक्स एंड नो इंटरेस्ट वुड बी लेविड, नो इंटरेस्ट वुड बी लेविड, ठीक है। नाउ अब एक चीज़ बताओ, इफ़ कैपिटल गेन या फिर कैजुअल इनकम या बिजनेस इनकम दैट एक्रूज टू एसएससी फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, डिविडेंड वगैरह है, डिविडेंड अराइज ऑन और बिफोर 15th जून, तो यहाँ पे एक चीज़ बताओ, ये 15th मार्च के बाद चीज़ें होंगी ना, सिर्फ ये तब के लिए एप्लीकेबल है।
पर आपको जून में ही पता चल गया कि कितनी इनकम आपको होने वाली है, जून में, सितंबर में ही पता चल गया या दिसंबर में ही पता चल गया, तब ये प्रोवाइजो एप्लीकेबल नहीं है। ये प्रोवाइजो सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब कहानी 15 मार्च से 31 मार्च को हुई है, जहाँ इससे 15 से पहले आपको पता ही नहीं था ऐसा कुछ होगा, तब ये शॉर्टफॉल वाली कहानी चलेगी, तब ये प्रोवाइजो एप्लीकेबल होगा। लेकिन जून, सितंबर या दिसंबर में ही आपको पता चल गया, तब ऐसा नहीं होगा, तब ऐसा नहीं होगा, तब प्रोवाइजो एप्लीकेबल हो जाएगा और आपको इंटरेस्ट लग जाएगा, बिकॉज आपको ऑलरेडी पहले ही पता चल चुका था। एक नहीं, जून के बाद सितंबर का इंस्टॉलमेंट आया, सितंबर के बाद दिसंबर आया, दिसंबर के बाद मार्च आया, तब आप ये चीज़ नहीं बोल सकते कि हम एस्टिमेट नहीं कर पाए, क्योंकि जून में ही आपको पता चल गया था। ठीक है, तो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो आई एम एंडिंग अप दिस video here. This is all about the explanation. ये सारा क्या है, explanation of the interest है। तो आपको पार्ट 1 पार्ट 2 मिल गया है। पार्ट 1 इज़ ऑल अबाउट अगेन एडवांस टेक्स्ट का सेक्शन, पार्ट 2 इज़ ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशंस ऑफ द चैप्टर, जो सेक्शन है उनका एक्सप्लेनेशन दिया है। नाउ आई विल गिव यू पार्ट 3। In part 3, I know I have said that there will be only 2 parts, but part 3 इसलिए separate कर रही हूँ, and that I would be giving you questions of the topic. So those who want to see the questions, they can see that part, and if they find कि नहीं हमें नहीं देखना है, हम खुद से कर लेंगे, but हाँ कुछ जगह, but obviously वहाँ बीच बीच में मेरे explanation होंगे, that I can't deny कि वहाँ मेरे कुछ कुछ explanation होंगे। दैट पार्ट अगेन वुड टेक 1 hour, 1 hour में सारे क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट करेंगे, एक एक चीज़ें कंप्लीट करेंगे। तो दैट डिपेंड्स ऑन यू, इफ़ यू वांट टू सी द पार्ट 3 यू कैन, इफ़ यू डोंट वांट यू कैन, बट आई वुड रिकमेंड 100%, क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने से नहीं होता, जब तक प्रैक्टिकल क्वेश्चन या प्रैक्टिस नहीं करोगे ये टॉपिक untouched रह जाएगा, this topic will be untouched। तो another 1 hour, and that is a good investment I think, another 1 hour जिसमें selected question I will give you, and accordingly in selected question के साथ हम लोग एक बार linkage करेंगे 234A B C का। Okay, so this completes advanced text, this completes what your advanced text, and if you have any sort of doubt ask me through the comment, and आई एम बिज़ी फॉर 2-3 days, इसलिए मैं आप लोग के क्वेरीज़ अगर आपके इंस्टा पे आते हैं तो अभी मैं सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ। टुमारो यू विल गेट द वीडियो जिसमें इंस्टा पे मैंने क्वेश्चंस पूछे थे, जो भी क्वेरी है बच्चों की उन्होंने पूछी है, जनरल क्वेरीज़ लाइक हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू गेट गुड मार्क्स एंड वो सारी चीज़ें इंडिविजुअली सबके मैं क्या करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू सॉल्व टुडे, टुमारो यू विल गेट द वीडियो फॉर दैट ऑल्सो। So stay tuned, share the videos. Don't do this, yeah. Don't do this if you are not sharing my videos. It is actually not good. It is like कि मैं इतना efforts दे रही हूँ कि benefit spread होना चाहिए, तो please help करो यार, please help करो and spread it out. आपके spread करने से might be possible आपको ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, but my point of view is that if I am giving my 100% effort, I would literally want large number of students should take the benefit. If I would wanted to charge ना, I would have charged, और इतने ही बच्चे हैं उसमें अगर मैं एक नॉर्मल 2000 भी फीस रखती ना, तो जिनको देखना होता वो लेते ही, but I don't want that, just because I know there now the scenario of COVID, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लासेस नहीं कर पा रहे, दे आर कंसर्न, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा भी है कि करियर इज़ ड्रैगिंग बिहाइंड नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑलरेडी वो बहुत अटैम्प्ट दे चुके हैं एंड ईच एंड एवरी अटैम्प्ट मैटर्स टू देम। सो डोंट डू दिस, इफ़ यू कैन शेयर प्लीज़ शेयर, अदरवाइज इफ़ यू डिसलाइक द वीडियो देयर इज़ अ डिसलाइक बटन ऑल्सो, एंड मैं बिल्कुल फ्रेंकली बोलती हूँ यू कैन, बट इफ़ यू लाइक बटन, इफ़ यू थिंक कि मैम मैं उससे मोटिवेट होती हूँ आपके कमेंट से, इफ़ यू थिंक येस वी कैन से व्हाट वी फील, तो आप प्लीज़ कमेंट भी करो, उसमें कंजूसी मत करो, ओके। एंड लास्ट इज़ व्हाट आई से इन एवरी लेक्चर, स्टे पॉजिटिव, cumulative revision, summary note and practice, and understand the concept, then learn it and then retain the concept, and that is it for today. From tomorrow you will get
लेक्चर दैट इज़ रिलेटेड टू ट्रांसफ़र प्राइजिंग, वेरियस जो उसमें मेथड्स है उसका लेक्चर आपको कल मिलेगा, और साथ में ये एडवांस टेक्स्ट का क्वेश्चन से रिलेटेड लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो आज आपके पास ट्रांसफ़र प्राइजिंग का सेकेंड पार्ट भी अवेलेबल है, जो मैंने May 20 का ही वो अपलोडेड था। मुझे ऐसा लगा मैंने शायद November 19 के लिए अपलोड किया, बट ऑलरेडी ट्रांसफ़र प्राइजिंग May 20 के लिए ही मैंने अपलोड किया था। तो ऑलरेडी यू हैव फॉर May 20, उसमें मुझे कोई करेक्शन नहीं करना पड़ा, तो यू कैन वॉच इट आउट। एडवांस रूलिंग है, इक्वलाइजेशन लेवी है, आपके पास वो टॉपिक्स ऑलरेडी अवेलेबल है, आप देखिए। कल आपको मिलेगा ट्रांसफ़र प्राइजिंग की वेरियस मेथड्स के थ्रू हम जो सॉल्यूशन करेंगे, दैट यू विल गेट फ्रॉम टुमारो। ओके, तो stay tuned and spread it and stay safe, stay at home.